हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोगों ने सारे के सारे कवर कर लिए थे। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, जो है हमारा विधेयक। हम लोगों ने संविधान के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हैं, कुछ फैक्ट रह गए हैं जो धीरे धीरे करके हम लोग कवर करेंगे। जो लोग वीडियो ना देखे हों, सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। और जो कल का वीडियो है केंद्र शासित प्रदेश का, उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, हम लोग आज बात करेंगे विधेयक के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो विधेयक कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे केवल कुछ प्रमुख विधेयकों के बारे में, प्रमुख विधेयकों के बारे में, ठीक। विधेयक मतलब बिल। कोई भी बिल अगर आप पेश करते हैं लोकसभा में तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विधेयक, ठीक है। देखिए, विधेयक कई सारे प्रकार के होते हैं, जैसे आपका धन विधेयक, वित्त विधेयक और हमारा संविधान संशोधन विधेयक और ढेर सारे विधेयक हैं, ठीक। तो आज हम लोग मोस्टली इन्हीं तीन को देखेंगे, ठीक है। यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पड़ता है। और एक विधेयक आपका हुआ चौथा जो है वो साधारण विधेयक। चार विधेयक देखेंगे, ठीक है। आइए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, धन विधेयक, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग क्या करिएगा, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा ऐसे करके। ट्रिपल स्टार मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे जरूर पढ़ना है। कोई भी एग्जाम आप देने जाओ और उसमें आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के विधेयक वाले पार्ट से धन विधेयक जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से हर जगह आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए, हम लोग देखेंगे कि जो धन विधेयक होता है इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले इसका अनुच्छेद देखेंगे, जो अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 के तहत यह लाया गया है धन विधेयक। अब बात आती है, सबसे पहले हम लोग देख ले विधेयक किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा कानूनी दस्तावेज जो संसद में पेश किया जाए और उस पर लोकसभा और राज्यसभा की सहमति हो और राष्ट्रपति भी सहमति दे तो उसे क्या कहते हैं, विधेयक। जब तक राष्ट्रपति सहमति नहीं देता उसे विधेयक बोलते हैं। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो वह एक्ट बन जाता है। आप सब जानते हैं, कोई भी विधेयक हो पहले लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा या लोकसभा में किसी में भी पहले जा सकता है। एक में जाएगा तो दूसरे की स्वीकृति अनिवार्य है। वहां से पारित होने के बाद वहां जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे देंगे, अपना सिग्नेचर कर देंगे, तो वह बिल आपका एक्ट बन जाएगा, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, धन विधेयक के बारे में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मनी बिल, ठीक है। कोई भी विधेयक धन विधेयक कब बनता है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक हम कैसे कहते हैं, यह शक्ति किसके पास है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक बनाने की शक्ति किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। किसी भी विधेयक को धन विधेयक बनाने की शक्ति किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास है, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष ऐसा नहीं है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक बना देंगे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अगर उस विधेयक के तहत आते हैं तो उसे धन विधेयक बना दिया जाएगा। जैसे आप लोग मान लीजिए कि आकस्मिक निधि या संचित निधि पर भारित कोई व्यय, आकस्मिक निधि और संचित निधि पर भारित कोई भी व्यय होगा, उससे रिलेटेड अगर कोई विधेयक आएगा तो हमारा धन विधेयक है। दूसरी बात निकल के आती है कि जो टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे आप लोगों ने जीएसटी को देखा था, उसके संबंध में जो संशोधन आया था, जो विधेयक आया था, संशोधित हुआ था संविधान, उसे हम लोग क्या बोले थे, धन विधेयक, ठीक। टैक्स के बारे में बात हो गई। उसके बाद एक फैक्ट और निकल के आता है कि अगर भारत सरकार किसी से ऋण लेती है, उसके संबंध में अगर कोई विधेयक आता है संशोधित करने के लिए संविधान में, तो वह क्या होगा, हमारा धन विधेयक होगा। तो धन विधेयक की हम लोग सिंपल डेफिनेशन देख लिए। आइए इसे हम लोग नोट डाउन करते हैं। इसका जो पहला पॉइंट होगा, धन विधेयक संचित निधि आकस्मिक निधि में, देखिए संचित निधि तथा आकस्मिक निधि में जमा या निकासी, ठीक। इसके संबंध में अगर कोई विधेयक है तो हमारा धन विधेयक कहलाएगा।
दूसरा पॉइंट निकल के आता है हमारा कि संचित निधि या आकस्मिक निधि पर भारित या तो किसी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित कर दिया जाए। किसी भी व्यय को अगर संचित निधि पर भारित मतलब संचित निधि पर आश्रित हो, संचित निधि से वो खर्च हुआ हो, भारित माना गया हो, ठीक, तो वह क्या कहलाएगा, हमारा धन विधेयक कहलाएगा। बात आती है कर की, कर लगाना, कर हटाना या उसमें परिवर्तन करना, ठीक, कर लगाना, कर समाप्त करना अथवा परिवर्तित करना। कर लगाना, कर समाप्त करना या फिर कर लगाने के प्रावधान में, कर लगाने के प्रावधान में परिवर्तन करना, ठीक है। चौथा पॉइंट निकल के आता है, भारत सरकार अगर ऋण लेती है, किसी से भी भारत सरकार अगर ऋण लेती है, उसके संबंध में कोई विधेयक आता है तो वह क्या होगा, हमारा धन विधेयक होगा। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन, विधि का संशोधन। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के आता है कि अगर भारत सरकार किसी से भी ऋण लेती है उधार के तौर पर, तो वह उसके उपरांत या उसके उपलक्ष्य में अगर संविधान में कोई संसद में कोई भी विधेयक आता है, क्या करने के लिए, विधि में क्या करने के लिए आपका संशोधन होता है विधि में, तो वह क्या कहलाता है, हमारा धन विधेयक कहलाता है। तो धन विधेयक के तहत इतनी सारी चीजें आती हैं। कोई भी विधेयक अगर धन विधेयक बनाना है, किसे, लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति दी गई है, तो वह क्या करेगा कि सबसे पहले इनमें से फैक्ट चेक करेगा कि इसके तहत आ रहा है कि नहीं। अगर इसके तहत वह विधेयक आ रहा है तो उसे लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक में पारित कर देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे कि यह कहां पेश होता है और कहां पास होता है, ठीक। इसे आप लोग नोट डाउन करें। ये इसकी क्या है, मद्दे हैं या फिर इसकी योग्यताएं हैं, एक तरह से जैसे कि आवश्यक शर्तें हैं कि अगर यह शर्तें होंगी तो किसी भी विधेयक को आप धन विधेयक घोषित कर सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं। अब बात करेंगे कि यह पेश कैसे होगा। पेश करने के लिए क्या बात की गई है इसमें कि यह सबसे पहले लोकसभा में पेश होगा, ठीक। धन विधेयक हमेशा सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है, ठीक है। सबसे पहले यहां कहा जाएगा, लोकसभा में पेश होगा, ठीक। लेकिन लोकसभा में भी पेश होने से पहले इसे क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही यह लोकसभा में पेश होगा। अब देखिए, अगर यह लोकसभा से पेश होगा तो यह जाएगा राज्यसभा के पास, क्योंकि उसमें भी पारित होना जरूरी है। तो जब यह धन विधेयक हमारा राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा को इस पर कोई शक्ति नहीं दी गई है, उसे सिर्फ टाइम दिया गया है, 14 दिन का समय दिया गया है। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर इसे क्या करती है कि पारित कर देती है तो ठीक है। अगर उसने 14 दिन तक इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं किया
तो यह स्वतः पारित मान लिया जाएगा और उसके बाद सीधे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। ठीक, लिख लेंगे हम लोग। राज्यसभा के पास केवल 14 दिन के लिए, अगर 14 दिन के अंदर उसने अपनी स्वीकृति नहीं दी तो वह क्या होगा, अपने से ही पारित हो जाएगा। इसमें यह फैक्ट निकल के आता है कि जो राज्यसभा है इसमें संशोधन नहीं कर सकती और ना ही इस पर कोई क्या विवाद कर सकती है। ठीक है, वह 14 दिन में इसे पारित ही उसे करना पड़ेगा। अगर वह पारित नहीं करती है तो यह स्वतः पारित हो जाएगा। राज्यसभा के पास केवल 14 दिन के लिए, अगर राज्यसभा पारित न करे या कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया न करे तो यह राज्यसभा से स्वतः पारित मान लिया जाएगा, स्वतः पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, यह फैक्ट निकल के आता है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वित्त विधेयक के बारे में। ठीक है, वित्त विधेयक में भी हम लोग देखेंगे। अब इसमें अगर यह राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति भी क्या करेंगे, इसमें स्वीकृति दे ही देंगे। ठीक है, तो हमारा एक तरह से धन विधेयक पूरी तरह से कवर हो गया और धन विधेयक के बाद हम लोग बात करेंगे वित्त विधेयक के बारे में, जिसे फाइनेंशियल बिल बोलते हैं। आइए बात करते हैं। धन विधेयक इंपॉर्टेंट था ज्यादा, उसे आप लोग क्या किया करिएगा, बढ़िया से नोट बना के नोट्स उसका और 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं जो एग्जाम में पूछती हैं हमेशा। मैं वही चैप्टर उठाता हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा हो, और कोई भी अगर चैप्टर आप लोगों को भी लग रहा हो कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और मैं उसे नहीं पढ़ाया हूं, आई होप मैंने सारी चीजें बता दी है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, अब जो बची हैं बेसिक चीजें हैं। तो आप लोगों को अगर लग रहा है कि कोई भी चैप्टर आपका छूट रहा है या कोई स्पेशल टॉपिक छूट रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वो वीडियो तुरंत लेके आऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आप लोगों को ज्यादा हेल्पफुल महसूस हो रही होंगी। आइए वित्त विधेयक के बारे में बात करते हैं। दूसरा हमारा कौन सा है, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक का जो अनुच्छेद है हमारा 117, वित्त विधेयक को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल बिल। अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117 के तहत आता है हमारा वित्त विधेयक। वित्त विधेयक क्या है, ये सभी मामले जिनका संबंध वित्त से हो, ऐसे मामले जिनका संबंध वित्त से हो वह वित्त विधेयक कहलाते हैं। ठीक है, लिख लेंगे, फिर इसे हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर भी देखने वाले हैं हम लोग। आइए लिखते हैं, वे सभी मामले जिनका संबंध वित्तीय मुद्दों से है, वे सभी मामले जिनका संबंध वित्तीय मुद्दों से है, वित्त विधेयक कहलाते हैं, वित्त विधेयक में कहलाते हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे कि यह कैसे पेश होगा। आप लोगों ने क्या देखा धन विधेयक में कि वह हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं है। 14 दिन का केवल टाइम दिया जाता है कि राज्यसभा 14 दिन के अंदर उसे पारित कर दे, अन्यथा वह स्वतः पारित मान लिया जाएगा और राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या है कि यह देखिए, संसद में क्या होता है, 2 सदन होता है। मैं डीपली बता देता हूं आप लोगों को, भी कंसंट्रेट होकर देखिएगा। संसद में संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति,
राज्यसभा, लोकसभा। इसका स्पेशल वीडियो है, जो लोग ना देखे होंगे सही तरीके से समझने के लिए एक एक पॉइंट सारी चीजें हम बता चुके हैं। किसमें? इसके स्पेशल वीडियो में। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, कोई भी चैप्टर छूटा नहीं है। देखिए बात करते हैं इसकी, ये कहां पेश होगा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता था, राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं दी गई थी। वह सिर्फ क्या कर सकता था, इसमें स्वीकृति दे सकता है बस। अगर नहीं भी देगा तो अपने से स्वीकृत मान लिया जाएगा वहां से। देखिए कैसी विडंबना है राज्यसभा के साथ कि वह इस पर चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकता धन विधेयक पर। और धन विधेयक को हमेशा लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक बनाता है। वो चीज मैंने नहीं लिखी थी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद हो गई होगी। देखिए जो हमारा वित्त विधेयक है, यह राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में यह पेश किया जा सकता है। ठीक, मतलब यह लोकसभा में भी पेश हो सकता है, राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। इस पर क्रिया कैसे होगी, इसका प्रोसेस क्या होगा। अगर यह राज्यसभा में पेश होता है तो कहां जाएगा, लोकसभा में। ठीक, अगर यह राज्यसभा में पेश हुआ तो लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा को यह शक्ति दी गई है कि यह इसे क्या कर सकता है कि पारित नहीं होने दे सकता है। बहुमत के द्वारा ही क्या होता है कि यह कोई भी अगर विधेयक है तो वह पास होता है। इस पर बहुमत ना दे लोकसभा, लोकसभा इसे अस्वीकृत कर दे, ठीक है, वो शक्ति भी लोकसभा के पास है। अगर यह लोकसभा में पेश हुआ तो कहां आएगा, राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा के पास भी यह शक्ति है कि वह इसे क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है। इसमें टाइम पीरियड का कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब कि इसमें राज्यसभा को सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में क्या होता है, वाद हो जाता है। गौर से समझिएगा, दोनों में हो जाता है वाद, मतलब कि यह पास नहीं होता। दोनों में एक तरह से क्या होता है, झंझट पैदा हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाद या बहस। तो जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, जो यहाँ आराम से अकेले में बैठे हुए हैं, ये क्या करते हैं कि इसकी और इसकी, इन दोनों की क्या करेंगे, संयुक्त बैठक बुलाएंगे। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाएंगे। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जो संयुक्त बैठक होती है राज्यसभा लोकसभा की, आर्टिकल 108 के तहत होता है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक इन लोगों की बुलाई जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वाद का निपटारा किया जाता है। राष्ट्रपति महोदय बुलाएंगे संयुक्त बैठक और उस संयुक्त बैठक में वाद का निपटारा किया जाएगा, किसी भी तरीके से हल निकाला जाएगा। ठीक, तो यह फैक्ट निकल के आया। फिर क्या होता है कि यह राष्ट्रपति के पास आता है। अब देखिए यहां और यहां दोनों से पास होने के पास आया कि इनके पास, इनके पास। क्यों, आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और कार्यकारी प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। सब आप लोगों को मिलेगा, वीडियो पुराना देखिएगा। देखिए जब राष्ट्रपति के पास यह विधेयक आया, हमारा वित्त विधेयक जब राष्ट्रपति महोदय के पास आया, तो राष्ट्रपति महोदय के पास क्या है, 3 शक्तियां हैं। ठीक, वो क्या कर सकते हैं कि इसमें वो या तो स्वीकृति दे सकते हैं, या तो वे स्वीकृति दे सकते हैं, या फिर अपने पास रख सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो। ये अपने पास भी रख सकते हैं, स्वीकृति भी दे सकते हैं, या फिर यह जहां से आया है यह सीधे क्या करेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा में यह भेज देंगे कि भैया ये जो आप लोगों ने मेरे पास विधेयक भेजा है, जो बिल भेजा है, यह बिल मेरे हिसाब से सही नहीं है, इसमें आप लोग क्या करिए, सुधार करिए, फिर मेरे पास भेजिए। यह शक्ति राष्ट्रपति को केवल एक बार के लिए प्रदान की गई है कि जैसे राष्ट्रपति के पास विधेयक आया, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होके, तो राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति दें या फिर क्या करें, पॉकेट वीटो के तहत इसे अपने पास रख ले सुरक्षित रूप से। अगर ये अपने पास रख लेंगे तो भी यह कानून नहीं बन पाएगा। या फिर राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि यह जो विधेयक आया है पूरी तरह से सही नहीं है, तो ये क्या करेंगे कि इनके पास वापस भेज सकते हैं। जो मैंने अभी बताया कि राज्यसभा और लोकसभा के पास वापस करेंगे, बोलेंगे कि महोदय आप लोग इसे क्या करिए, देखिए, फिर से समझिए, और इसमें कुछ कमियां हैं या कुछ ज्यादा चीजें दी गई हैं, उसमें क्या करिए, सुधार करिए, और विचार करने के बाद आप मेरे पास भेजिए। ठीक, ये एक शक्ति इन्हें प्रदान की गई है राष्ट्रपति महोदय को। अगर
दोबारा इन लोगों ने क्या किया, दोनों भाई मिलके, राज्यसभा और लोकसभा मिलके फिर से इनके पास अगर भेज दिए राष्ट्रपति महोदय के पास, तो अब इन महाशय के पास यह शक्ति नहीं है कि ये इसे वापस करें, इन्हें स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, इन्हें स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। अगर दूसरी बार विधेयक इनके पास वापस आता है तो इन्हें स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से संबंधित जो लोग वीडियो ना देखे हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, संसद का वीडियो जरूर देख लें, वहां सारी चीजें डीपली आप लोगों को मिल जाएगी और इन सब का अलग अलग क्या आया है, चैप्टर आया हुआ है। ठीक, हम लोग बात करेंगे, बेसिक चीज समझ लिए, अब हम लोग थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। आइए, पेश होगा या कहां, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में। ठीक है, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में। और क्या किया गया है कि राज्यसभा को सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं। अभी हम लोगों ने ये देखा है, राज्यसभा को सभी शक्तियां प्राप्त हैं। और बात आती है किनकी, राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति महोदय जो है, जब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति वीटो शक्ति, वीटो पावर जिसे हम लोग बोलते हैं, वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसे आप लोग नोट डाउन करिए। फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, वित्त विधेयक भी हो गया हमारा, बात करेंगे साधारण विधेयक के बारे में। साधारण विधेयक उतना हार्ड नहीं है, चीजें इजी हैं, सही तरीके से याद हो जाएंगी। आइए बात करते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। आइए देखते हैं। जो हमारा साधारण विधेयक है, यह एक ऐसा विधेयक है जो ना तो हमारा क्या होगा वित्त विधेयक और ना ही हमारा क्या होगा धन विधेयक। ऐसा विधेयक जो हमारा धन विधेयक भी नहीं है, वित्त विधेयक भी नहीं है और संविधान संशोधन विधेयक भी नहीं है। जो चौथा है संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक के बाद हम लोग देखने वाले हैं उसे। ठीक, ऐसा विधेयक जो ना तो वित्त विधेयक है, ना तो धन विधेयक है, ना संविधान संशोधन विधेयक है, वहां क्या होगा हमारा साधारण विधेयक। तो यह साधारण विधेयक होता क्या है? साधारण विधेयक का मतलब यह है कि अगर आप लोग ऐसे देखिए कि संविधान में कोई संशोधन करना है या फिर संशोधन, अगर संविधान में कोई बदलाव करना है साधारण विधेयक के तहत, जैसे किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना है या फिर कोई आंतरिक मुद्दा है उसे सुलझाने के लिए संविधान के तहत जो प्रावधान किया गया है उसमें संशोधन की आवश्यकता है, तो उसके तहत क्या होता है साधारण विधेयक लाके उसे संशोधित कर दिया जाता है। आइए बात करते हैं। जो हम लोगों ने अभी देखा कि जो विधेयक ना तो धन विधेयक हो, ना तो वित्त विधेयक हो, ना संविधान संशोधन विधेयक हो, वहां क्या होता है हमारा साधारण विधेयक होता है। अब बात आती है कि यह लोकसभा और राज्यसभा पेश किस में होता है, तो यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी में भी पेश हो सकता है। उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक, जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तब यह कानून बनता है। पहले हम लोग इसकी हेडिंग डालेंगे फिर बात करेंगे। साधारण विधेयक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। कौन सा? ऑर्डिनरी बिल, सॉरी ठीक है, ऑर्डिनरी बिल। देखिए क्या होगा, यह सबसे पहले कहां जाएगा, राज्यसभा हो गया आपका, लोकसभा हो गया, दोनों में से किसी में भी पेश हो सकता है। उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास। जब यह राष्ट्रपति के पास जाएगा तो क्या होता है कि राष्ट्रपति को 3 शक्तियां दी गई जो हम लोगों ने अभी पहले बात की थी। उन 3 शक्तियों के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति इसको स्वीकृति भी दे सकते हैं या फिर इस पर क्या कर सकते हैं वीटो पावर का इस्तेमाल करके अपने पास रख सकते हैं और या फिर इसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। तो जब यह विधेयक चाहे यहां से चाहे यहां से आया तो यह क्या था
बिल था। ठीक, और जब इनका क्या हुआ, सहमति मिली, अगर इनकी सहमति मिली तो यह क्या हो जाएगा, एक्ट या कानून। कोई भी बिल एक्ट तब बनता है, इट मीन्स कोई भी विधेयक आपका कानून तब बनता है जब उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति हो जाती है। जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं है कोई भी आपका बिल एक्ट नहीं बन सकता है। इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया। बात आती है कि जो 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत राष्ट्रपति महोदय को बाध्य कर दिया गया था। देख रहे हैं आप लोग कितना अत्याचार हो रहा था इनके साथ कि अगर गलत भी हो तो इन्हें स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। संविधान ने यह प्रावधान कर दिया था 42वें संविधान संशोधन के तहत कि राष्ट्रपति महोदय अगर आपके पास कोई भी विधेयक आता है, खास करके साधारण विधेयक, तो आपको क्या करना होगा कि स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। मतलब इन्हें बाध्य कर दिया गया था स्वीकृति के लिए। फिर उसके जस्ट बाद आता है 44वां संविधान संशोधन, 44th अमेंडमेंट। उसमें क्या कहा गया कि ये एक बार वापस कर सकते हैं, जो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 42वें में इन्हें बाध्य किया गया कि अगर आपके पास बिल आया है तो आप उस पर सिग्नेचर करके उसे एक्ट बना दें। फिर 44वां संविधान संशोधन आया, उसके तहत कहा गया कि नहीं, आप उस पर स्वीकृति दे सकते हैं, लेकिन आपको एक अधिकार और दिया जाता है कि आप इस पर क्या कर सकते हैं कि इसे वापस कर सकते हैं सदन के पास। ठीक, दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा के तहत। तो ये क्या थी, हमारी बेसिक चीजें थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे। उम्मीद करता हूं ये जो डायग्राम मैंने बनाया है तो बहुत गंदा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इसे अगर आप लोग बना लेंगे एक कोने में भी अपने नोटबुक के, तो क्या होगा कि जो नोट्स बनाएंगे आप लोग, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में कि ये राज्यसभा लोकसभा किसी में भी पेश हो सकता है। राज्यसभा, हाँ, अगर लोकसभा में पेश हुआ तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पेश हुआ तो लोकसभा में जाएगा। दोनों में क्या होगा, पारित होगा। अगर दोनों में पारित हो गया तो सीधे राष्ट्रपति महोदय के पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति महोदय हमारे राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, और जब राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति मिल जाती है तो यह बिल हमारा एक्ट बन जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आइए इसकी बेसिक चीजें हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं जो भी हम लोगों ने बात की। सबसे पहले देखेंगे इसका परिचय। जो विधेयक धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण विधेयक। यह पेश कहां हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी पेश हो सकता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पेश हो सकता है। ठीक, जब इन दोनों से क्या होगा कि पास होगा, अगर राज्यसभा में पेश किया गया तो लोकसभा में जाएगा, इसके बाद लोकसभा में आया तो राज्यसभा में जाएगा। दोनों से स्वीकृति मिलने के बाद जाएगा कहां, राष्ट्रपति महोदय के पास। तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, इस पर स्वीकृति देंगे या फिर विचार के लिए वापस करेंगे। अगर विचार के लिए वापस आया, पुनर्विचार के बाद, पुनर्विचार अगर देखिए राष्ट्रपति महोदय ने सदन में फिर से भेजा, लोकसभा और राज्यसभा ने इस पर पुनर्विचार करके फिर से राष्ट्रपति महोदय को अगर दे दिया, तब राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है, तब उन्हें कानून बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड थी। एक बात और हम लोग कर लें कि इसमें वह पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जो हमारा पॉकेट वीटो है यह अनुच्छेद 111 के तहत आता है। 111 पॉकेट वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति इस पर ना तो स्वीकृति देंगे ना ही इसे लौटाएंगे, वह अपने पास इसे सुरक्षित रख लेंगे। अरे पॉकेट का मतलब ही हुआ ना, आप लोग कोई भी चीज लेते हो तो अपने पॉकेट में डाल के रख लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो वही मतलब है, पॉकेट वीटो का मतलब है कि अपने पास सुरक्षित रखना। ठीक, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं कौन, राष्ट्रपति।
ठीक है, चीजें बहुत क्लियर है, आप लोग सही तरीके से समझे, समझ लेंगे, कर सकते हैं। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा क्या हो गया यह साधारण विधेयक। अब हम लोग बात करेंगे संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। इंटरेस्टिंग है। और संविधान संशोधन कहां से लिया गया था? हमारे साउथ अफ्रीका से लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया था और आता किसके तहत है? यह अनुच्छेद 368 के तहत। लिखेंगे चौथा, संविधान संशोधन विधेयक किसके तहत आता है? आप सब जानते हैं अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए अनुच्छेद आपका 368 आर्टिकल फेमस है। और यह लिया कहां से गया है? साउथ अफ्रीका से, मतलब दक्षिण अफ्रीका से यह लिया गया था संविधान संशोधन विधेयक। बात करते हैं इस पे। यह संसद के किसी भी सदन में क्या होगा? पेश किया जा सकता है और दोनों सदनों की 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति होनी चाहिए। दोनों सदनों में 2/3 सदस्यों की स्वीकृति अगर इस पर होगी, बहुमत होगा, तभी जाकर क्या होगा कि यह आगे बढ़ेगा, राष्ट्रपति के पास तक जाएगा। उसके बाद आती है कि यह कैसे पास होता है। विशेष पेश होगा लोकसभा और राज्यसभा, दो में से किसी में भी पेश होके और दूसरे में जाएगा, वहां से पारित होगा, पारित होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक, एक शक्ति है कि यह बहुमत से पास होगा और विशेष बहुमत प्लस राज्यों से। बात करेंगे राज्यों की स्वीकृति कब ली जाती है? जब संघात्मक ढांचे में बदलाव की बात हो। संघात्मक ढांचे का मतलब यह है जो हमारे संविधान में संघ के तहत दिए गए हैं प्रावधान, जो ढांचा निर्धारित किया गया है, अगर उसमें संशोधन करना है तो इसे राज्यों की स्वीकृति भी अनिवार्य है। अगर राज्य स्वीकृति नहीं देते हैं तो क्या होगा कि यह पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया जाएगा, मान्य नहीं होगा। आप लोगों ने जीएसटी के बारे में देखा था, जब जीएसटी आया था तो संवैधानिक ढांचे में क्या था? संशोधन था, संवैधानिक ढांचे में बदलाव था। तो वह जितने हमारे उस समय 29 स्टेट थे हमारे इंडिया में, अब कितने हैं? 28। तो जो 29 स्टेट थे उन सबके पास विधेयक भेजा गया था स्वीकृति के लिए। तो इसमें क्या होता है कि आधे से अधिक स्टेट की स्वीकृति अनिवार्य है। अगर आधे से अधिक स्टेट इस पर स्वीकृति दे देते हैं तो यह विधेयक बिल बन जाता है। ठीक, यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन राज्यों की स्वीकृति तभी अनिवार्य है जब संवैधानिक ढांचे में बदलाव किया जा रहा हो। ठीक है, और इसमें राष्ट्रपति को वीटो पावर नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति इसे अपने पास नहीं रख सकते, राष्ट्रपति को इस पर स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। और एक फैक्ट जो निकल के आता है कि संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान नहीं है इसमें। संयुक्त अधिवेशन का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है संविधान संशोधन विधेयक के तहत। आइए एक एक करके लिखते हैं। कहां पेश होगा? संसद के किसी भी सदन में, मतलब ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा संसद में कितने? 2 सदन हैं। लोकसभा और राज्यसभा में। मैंने इतनी दूरी बना के क्यों लिखी समझाता हूं, जो बार बार बात होती आई है। लोकसभा में पेश हुआ, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पेश हुआ तो लोकसभा में जाएगा। दोनों की स्वीकृति अनिवार्य है। अगर दोनों की स्वीकृति बनी तो यहां सीधे कहां जाएगा? हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास। बात आती है पास कैसे होगा यह, उसके लिए 2 फैक्टर हैं। क्या होगा? पहला, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब है कि लोकसभा में भी कम से कम 2/3 सदस्यों का इसमें सहमति हो, राज्यसभा में इसके 2/3 सदस्यों की सहमति हो, तब जाके क्या होगा? विधेयक आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद आता है बात विशेष बहुमत प्लस राज्य।
राज्य में क्या होता है कि जो राज्य के लिए प्रावधान किया गया है, यहां ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। मतलब क्या आया कि प्रेजेंट टाइम में अगर ऐसा कोई भी संशोधन आए, अभी नीचे लिखूंगा मैं संघात्मक ढांचे की, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, अगर राज्यों से स्वीकृति लेनी है तो प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट है हमारे पास, तो कम से कम 15, मतलब 14 इसका आधा होता है, 14 से कम एक ज्यादा, आधे से अधिक स्टेटों की स्वीकृति इसमें अनिवार्य है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुमत। अगर 50% से ज्यादा स्टेट इस पर अपनी स्वीकृति दे देंगे तो यह बिल हमारा एक्ट बन जाएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं। संघात्मक ढांचा, अगर संघात्मक ढांचा में परिवर्तन करना है या संघात्मक ढांचा संबंधित संविधान संशोधन विधेयक, इसके तहत क्या होता है, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत, जो मैंने अभी लिखा था ऊपर, ये संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत, ठीक, प्लस राज्यों के पास जाएगा। राज्यों के पास जाएगा और राज्यों का 50% से ज्यादा जो स्टेट है वो इनमें स्वीकृति दे, तब जाकर यहां क्या बनेगा, हमारा एक्ट बन जाएगा। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उसे हम लोग नीचे लिख लेते हैं। कौन सा, राष्ट्रपति को वीटो पावर नहीं प्राप्त है, वीटो शक्ति प्राप्त नहीं। और दूसरा, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। यहां संयुक्त अधिवेशन किसका होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा का, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने देखा कि संविधान के जो प्रमुख विधेयक हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप लोगों को मिले। देखिए, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करिए, जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कि सर ये चैप्टर ऐसा है जो आपने हम नहीं बताया है। बाकी जितने चैप्टर मैं बता चुका हूं, उम्मीद करता हूं कि 40+ लेक्चर हो चुके हैं, 40 के पार हो चुके हैं लेक्चर हमारे। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देखिए और नोट्स प्रिपेयर करिए। कोई भी आपका वनडे एग्जाम होगा नहीं रुकेगा अगर आप लोगों ने सही तरीके से मेहनत की और वीडियो को सही तरीके से देखा, समझा। मैंने तो ये तक ऑप्शन आप लोगों को दिया है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कैसे होगा, तो मैं उसे जितना हो सकेगा आप लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। कमेंट आप लोग बराबर इसी तरह करते रहिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।